हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 9 से। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड once in 10 years during the census and some of the details are presented in the following format। इंडिया में हर गांव में जनगणना 10 साल के बाद होती है और उसके कुछ डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर फॉर्मेट में दिए गए हैं। फिल अप द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन इस वाला जो फॉर्मेट है इसमें फिल करनी है। तो सबसे पहले आता है लोकेशन। लोकेशन क्या है पालमपुर की? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। टोटल एरिया गांव का कितना है? 226 हेक्टेयर्स। जो जमीन का इस्तेमाल हुआ है हेक्टेयर्स में, अगर उसको देखा जाए कल्टीवेटेड लैंड यानी जिसपे खेती बाड़ी होती है, इरिगेटेड है, सिंचाई भी होती है, वो है लगभग 200 हेक्टेयर की। अनइरिगेटेड लैंड कोई भी नहीं है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यानी कि वो एरियाज जो कि जहाँ पे घर है, सड़क बनी हुई है, तालाब है या चरने का जो मैदान होता है जानवरों के, वो लगभग 26 हेक्टेयर्स है। फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करी गई है? एजुकेशनल में अगर देखें तो 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल है। मेडिकल की बात करें तो 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है। मार्केट यहाँ पर रायगंज और शाहपुर का है, मतलब जो बड़े मार्केट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो ज्यादातर यहाँ पर जितने भी घर हैं सब में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है ट्यूबवेल्स में किया जाता है या फिर और जो छोटे छोटे बिजनेस वगैरह होते हैं वहां पर करा जाता है। अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है। जो उसके आस पड़ोस के गांव हैं, टाउन्स हैं, उनसे 3 किलोमीटर की दूरी पे है रायगंज यहाँ से, और उसके बाद जो है शाहपुर है। बहुत अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट जैसे कि बैलगाड़ी हो गई, तांगा हो गया, बग्गी हो गई, मोटरसाइकिल है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं सामान को ले जाने के लिए या लोगों को ले जाने के लिए। सबसे नियरेस्ट टाउन कौन सा है? वो है शाहपुर। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? आपको ऐसा लगता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें ज्यादा इनपुट्स की जरूरत होती है जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? अगर हाँ तो उसका रीजन बताएं। तो इसका आंसर है कि यस आई एग्री, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। ज्यादातर जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनके जितनी भी इनपुट्स की जरूरत होती है वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है। इट इज बिकॉज modern farming methods use a high yield variety of seeds. These seeds require both chemical fertilizers and pesticides, agricultural implementations like tractors, threshers, which made plowing and harvesting faster, and proper irrigation facilities like electric tube wells, and all these elements are manufactured in industries. तो जितनी भी चीजें हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड से रिलेटेड, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज हो, अब इन बीजों को केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशंस यानी कि जो चीज़ें चाहिए, बड़ी बड़ी ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेशर्स चाहिए। इससे क्या होगा? ज़मीन की खुदाई आसानी है हो सकती है, कटाई बहुत इजीली हो सकती है, प्रॉपर पानी की सुविधा चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए जिसके लिए आपको ट्यूबवेल होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है। Whereas traditional farming methods use a relatively low yielding variety of seeds and use cow dung and other natural manures as fertilizers. That's why they are less dependent on the industrial inputs. वहीं पर अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स की बात करें तो वो लोग बहुत ही कम उत्पादन करने वाले बीज की इस्तेमाल करते हैं। गांव में जो गोबर होता है उसका इस्तेमाल होता है और जो नेचुरल तौर पे खाद मिलती है उसका फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो कहने को वो जो है इंडस्ट्री के जो आउटपुट्स हैं उन पर बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं। How did the spread of electricity help farmers in पालमपुर? जो भी इलेक्ट्रिसिटी हुई आई इस पालमपुर गांव में उससे किसानों को क्या मदद मिली? तो आंसर है मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ज्यादातर जितने भी घर हैं पालमपुर में वहां सब में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से बिजली आती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है इसका इस्तेमाल खेतों में होता है, वहाँ ट्यूबवेल जो चलते हैं वो बिजली से चलते हैं, साथ ही साथ और भी छोटे छोटे बिजनेस में जो है बिजली की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, बहुत जल्दी जो है पालमपुर में बिजली आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इस बिजली के आने की वजह से जो इनका सिंचाई का एक तरीका था वो बिल्कुल बदल गया। पर्शियन व्हील वर देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। अब पहले क्या होता था, किसान जो है कुएं से पानी निकालने के लिए पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते थे और छोटे छोटे खेतों तक ही पानी पहुंच पाता था।
People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. अब लोगों ने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं ये ज्यादा अच्छे से बड़ा एरिया लैंड का कवर करते हैं और खूब अच्छे से सिंचाई होती है. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. नतीजा ये हुआ कि mid-1970 तक पूरा जो कल्टिवेटेड एरिया था 200 हेक्टेयर का उसमें सिंचाई हो गई. Is it important to increase the area under irrigation? Why? क्या जरूरी है कि जो भी सिंचाई के अंडर एरिया होता है उसको बढ़ाया जाए? अगर बढ़ाया जाए तो क्यों? तो जवाब है yes, it is important to increase the area under irrigation because water is very essential for agriculture. एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पानी है, सिंचाई है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. In India, the rainfall is unevenly distributed in the country and if the rainfall is less, then production will be low. क्योंकि हमारे यहाँ बारिश जो है वो ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त होती रहती है. कुछ कुछ इलाकों में हर वक्त है, कुछ में मौसमी होती है, कुछ में कभी कदाक होती है, नहीं होती है. तो अगर बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, पैदावार कम होगी. एंड दे विल बी ओनली एबल टू ग्रो वन क्रॉप इन अ सीजन. और सिर्फ पूरे मौसम में सिर्फ एक ही जो है वो फसल उगा पाएंगे. इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जो सिंचाई के अंडर एरिया आते हैं उनको बढ़ाया जाए. कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर. अब आपको यहाँ एक टेबल की फॉर्म में दिखाना होगा कि किस तरीके से 450 फैमिलीज जो पालमपुर की हैं उसमें लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो हम आपको एक सैंपल के तौर पे बता रहे हैं, बाकी आप इसको टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. पालमपुर के अंदर लगभग 1/3 परिवार 400 परिवारों में से बिना जमीन के हैं, यानी उनके पास कोई अपनी जमीन नहीं है. दैट इज 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. उनके पास 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए और ये ज्यादातर दलित हैं. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. अब जितने बचे हुए परिवार हैं उसमें जिनके पास जमीनें हैं लगभग 240 परिवार हैं, वो बहुत छोटे छोटे उनके पास लैंड के टुकड़े हैं जिनकी साइज जो है लगभग 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं है. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. अब ऐसे प्लॉट्स पर खेती बाड़ी करने से इतना इनकम नहीं आती कि पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. दूसरी तरफ क्या है, कुछ इलाका ऐसा है गांव का आधे से ज्यादा जहां पर वो प्लॉट्स हैं जो काफी बड़े हैं साइज में. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. वहीं पालमपुर में कुछ लगभग 60 परिवार ऐसे हैं मीडियम और जो बड़े किसान हैं उनके जिनके पास 2 हेक्टेयर से जमीन ज्यादा है. A few of them large farmers have land extending over 10 hectares or more. कुछ बड़े किसान ऐसे हैं जिनके पास लगभग 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन है. Why are the wages for farm laborers in Palampur less than the minimum wages? जो पालमपुर में मजदूर काम करते हैं खेतों पे उनके जो वेतन है वो इतने कम क्यों है जो मिनिमम वेज तय किए गए उनसे? तो इसका आंसर है कि वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. जो वेतन मिलता है उनको वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में है, किस तरह की फसल की कटाई हो रही है, क्या फार्म एक्टिविटी हो रही है, चाहे बुआई के लिए बुलाया है या कटाई के लिए बुलाया है. देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कितने समय के लिए उनको रखा गया है इस पर भी निर्भर करता है. A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. अब जो फार्म लेबरर है उसको जो रखा गया है काम पे वो डेली बेसिस पे है या एक पर्टिकुलर खेत का काम है उसके लिए बुलाया गया जैसे कटाई के लिए या फिर वो पूरे साल के लिए एम्प्लॉय किया गया है. तो जो मिनिमम वेजेस है फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे. सबसे कम वेतन जो किसी खेत पे काम करने वाले मजदूर को मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा जो सेट किया गया है वो है ₹300 पर डे और ये एज पर मार्च 2017 बता रहे. बट मिनिमम दे गेट ओनली ₹160. अब उनको मिलते कितने हैं? सिर्फ ₹160. वजह क्या है? वजह ये है कि देयर इज अ हेवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस. आपस में देखो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को काम चाहिए. अब काम करने के लिए क्योंकि फैमिली होती है उसका परिवार का पोषण करना है तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए.
पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं कि कुछ भी मिले वो काम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर क्या होता है, उनका एक तरह से शुरू से एक्सप्लॉयटेशन भी होता है कि अब 300 रुपये तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको 160 ही मिल रहे हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर वो उस पे भी उससे भी कम दिए जाए तो वो उस पर भी तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका जो मेन आंसर है वो यही है कि इतना हैवी कंपटीशन है फार्म लेबरर्स पे पालमपुर के अंदर कि लोग जो है कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इन योर रीजन टॉक टू 2 laborers. Choose either farm laborers or laborers working at construction sites. What wages do they get? Are they paid in cash or kind? Do they get the work regularly? Are they in debt? अब यहाँ पर आपको 2 लेबर से आपके मोहल्ले में कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो या कहीं आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ आसपास खेती होती हो, वहां पर आप अपने 2 लेबर से बात करिए। कोई भी हो सकते हैं, जैसे फार्म लेबर हो या जो कंस्ट्रक्शन साइट पे करने वाले वर्कर्स हो वो हो, उनको कितना वेतन मिलता है, कैश में मिलता है या फिर कोई और चीज दी जाती है, उन्हें रेगुलर काम मिलता है या उनके ऊपर कोई एक तरह से उधार है जिसे वो चुकाना चाहते हैं। तो ये सब सवाल आपको उन लेबर से करके और फिर इसको लिखना है। सैंपल के लिए हम बताते हैं कि जैसे हमारा एरिया है वहां पर 2 लेबर्स हैं जिनका नाम है मनोज और मीना, दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। क्या हुआ था कि जब फ्लड आया था, ड्यूरिंग द फ्लड दे लॉस्ट एवरीथिंग एंड शिफ्टेड टू सिटी वेयर दे आर वर्किंग एज कैजुअल कंस्ट्रक्शनल लेबर्स। अब गांव में जो है बाढ़ आ गई तो वहां उनका सब कुछ खत्म हो गया, तो वो फिर वहां से शहर आ गए। अब शहर आए हैं तो काम चाहिए, काम में वो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन लेबर होती है वहां पर काम कर रहे हैं। उनको लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 रुपीज पर डे मिल जाते हैं, विच दे आर पेड इन कैश डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क। अब क्योंकि उनको जो है लगभग 100 से 200 रुपए दोनों को मिल जाते हैं जो कि कैश में मिलते हैं, डिपेंड करता है कि कितना काम उनको से करवाया जा रहा है, उसके हिसाब से उन्हें इतने पैसे मिल जाते हैं। तो ये है कि हाँ, जब तक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है तो वो आराम से जो है एटलीस्ट 200 से 300 रुपए पर डे कमा लेते हैं। रही बात उधार की कि वो डेप्ट में है या उनको कुछ चुकाना है, तो ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। आप चाहें तो किसी से पूछें, अगर कोई बात हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। क्या अलग अलग तरीके हम यूज कर सकते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए एक ही जमीन पर? अब इसके लिए हम एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं। पहले तो आंसर है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s, द इंडियन फार्मर कल्टिवेट व्हीट एंड राइस यूजिंग द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है 1960 के बाद से, तब से जो हमारे भारतीय किसान हैं वो ज्यादातर गेहूं और जो चावल की खेती है उसको पैदावार करने के लिए जो हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। Compared to the traditional seeds, the high yielding varieties promise to produce much greater amount of grain on a single plant. अब ट्रेडिशनल सीड तो इतनी पैदावार नहीं करते, लेकिन ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं ये एक पेड़ पे काफी अनाज जो है पैदा करते हैं। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains that was possible earlier. तो अब क्या है कि एक सेम जमीन के टुकड़े पर पैदावार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले। HYV seeds, however, need plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce the best results. अब ये जो HYV seeds होते हैं इनको काफी पानी की जरूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स, तब बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। High yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. तो ये सब चीजें जो हैं खाली तभी पॉसिबल थी जब कॉम्बिनेशन हो, बीज अच्छा हो, सिंचाई हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो। तो फार्मर्स जो थे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सबसे पहले ट्राई आउट किया मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया में। फार्मर्स ने जो है इन रीजन्स पे सेटअप करे अपने ट्यूबवेल्स इरिगेशन के लिए और फिर HYV सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का फार्मिंग में इस्तेमाल किया। कुछ लोग जो है फार्म मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, वो सब लेके आ गए जिससे प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग तेज हो गई। नतीजा क्या हुआ? बहुत ज्यादा गेहूं की पैदावार हुई। तो पालमपुर में द यील्ड ऑफ द व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पालमपुर की अगर बात करें तो पहले जब ट्रेडिशनल तरीके से करते थे तो लगभग 1300 किलो जो है पैदावार होती थी पर हेक्टेयर। विद HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
लेकिन यहीं पर जब हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड इस्तेमाल किए तो जो पैदावार थी वो लगभग 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गई। तो देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। गेहूं की पैदावार खूब ज्यादा होने लग गई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेट अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा जो व्हीट है उसको मार्केट में बेच पा रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है सेम पीस ऑफ लैंड पे तो आपको HYV सीड्स, जिसमें कॉम्बिनेशन चाहिए इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इन सब का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब उस किसान की आपको काम बताना है जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर की जमीन है। तो आंसर है द फार्मर विद स्मॉल लैंड ऑफ 1 हेक्टेयर नीड्स लेस कैपिटल टू प्रिपेयर हिज लैंड। अब जो किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है उसको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी जमीन के लिए बनाने के लिए। तो फार्मर्स जो है क्या करते हैं, काउ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर के लिए। ये आसानी से अवेलेबल है किसानों के पास, जिसके लिए उनको खरीदना नहीं पड़ता। अब अगर हम सविता का ही एग्जाम्पल ले लें, सविता जो है एक छोटी सी किसान है। उसने सोचा कि मैं अपने घर जो खेत है 1 हेक्टेयर की जमीन है उस पर गेहूं उगाऊं। अब अगर वो हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स को लेके आती है और फिर उससे काम करती है तो उसके लिए उसको बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए और साथ ही साथ उसको पैसा इतना चाहिए कि वो पानी खरीद सके, अपने जो फार्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिपेयर करा सके। तब उसने देखा कि उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो लगभग उसको 3000 तक का पड़ेगा। तो उसके बाद ही जाके वो चीज़ों को खरीदेगी और अपनी जो फसल है उसको उसमें उगा पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स? जो मीडियम या बड़े किसान हैं वो कैपिटल कैसे ऑब्टेन करते हैं फार्मिंग से और ये छोटे फार्मर्स से कैसे डिफरेंट है? इसका आंसर है द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो किसान हैं ये गेहूं उगाते हैं अपनी जमीनों पे 3 फैक्टर्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन के लिए। When the wheat is harvested and production is complete, then medium and large farmers supply wheat to the market. जब ये खेती हो जाती है, गेहूं की फसल पक जाती है, कट जाती है, तब ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ये इस व्हीट को मार्केट में बेच देते हैं। तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर हैड सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। तेजपाल सिंह की जितनी ज़मीनें हैं वो एक क्योंकि बड़े किसान हैं उनके पास लगभग 350 क्विंटल गेहूं है जो वो बेचने के लिए मार्केट में देते हैं। He sells the surplus wheat at रायगंज मार्केट and has good earnings. अब ये गेहूं ले जाके वो रायगंज के मार्केट में बेचते हैं, वहाँ उनको अच्छी इनकम होती है। Last year he had put most of the money in his bank account. अब उन्होंने पिछले साल क्या किया, अपना पूरा पैसा बैंक अकाउंट में डाल दिया। Later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of loan. बाद में ये इसी सेविंग्स का इस्तेमाल क्या करते हैं, उन किसानों को जिनको उधार चाहिए होता है, लोन वगैरह चाहिए होता है, उसको दे देते हैं। जैसे सविता एग्जाम्पल है। He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. कुछ सेविंग्स का इस्तेमाल ये जो है वर्किंग कैपिटल के तौर पे करते हैं ताकि अगले सीजन में खेती में काम आए। This year he plans to use his earnings to buy another tractor. इस बार वो क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर जो है उसको खरीद रहे हैं। Another tractor would increase his fixed capital. अब क्योंकि एक ट्रैक्टर और आ जाएगा तो उनकी फिक्स कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से जो अदर लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, वो अपनी जो ज़्यादा पैदावार होती है उनको बेच देते हैं। A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. कुछ वो सेव कर लेते हैं अर्निंग का हिस्सा और कुछ से जो है अगले सीजन में कैपिटल खरीदने के लिए रख लेते हैं। Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. तो इस तरह से वो जो है कैपिटल का अरेंज कर पाते हैं खेती बाड़ी के लिए अपनी खुद की सेविंग से। Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops. कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सेविंग का इस्तेमाल कैटल खरीदने के लिए, ट्रक खरीदने के लिए या दुकान लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इससे जो है कैपिटल नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी यूज हो जाता है। अब ये तो थी मीडियम और लार्ज फार्मर्स की बात। अब यहीं पर ये जो है स्मॉल फार्मर्स का क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। अब उनके खेतों पे जो होती है पैदावार उसका कुछ हिस्सा तो वो अपने खाने पीने के लिए रखते हैं, अपने परिवार के लिए, और बाकी जो बचता है उसे बेच देते हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं जैसे सविता और गोविंद जो हैं उनके लड़के, उनके पास थोड़ा सा ही गेहूँ ऐसा होता है जो वो बाहर बेच पाए, क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है और इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा तो उनके अपने परिवार के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही रखना पड़ जाता है। On what terms did Savita get the loan from Tejpal Singh? Would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank
और एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस टर्म पे सविता जो है तेजपाल सिंह से लोन लेने को तैयार हो गई? सविता की कंडीशन क्या अलग होती अगर उसे लोन जो है बैंक से मिलता कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? तो तेजपाल सिंह जो है उन्होंने सविता को एग्री किया कि वो लोन दे देंगे एट एन इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 months, विच इज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। 24% उन्होंने जो है 4 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, जो बहुत ज्यादा था। Savita also had to promise to work on his fields as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. सविता ने कहा ठीक है, वो भी जो है क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे इसलिए उन्होंने कहा कि वो उनके फील्ड पर एक मजदूर की तरह काम करेंगे जिस समय कटाई का टाइम होगा। लगभग 100 रुपए पर डे मिलेंगे। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। अब आपको पता है कि वेजेस कितने कम है ये। सविता भी ये बात जानती है that she will have to work very hard to complete the harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह। सविता को पता है कि उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो अपने खेतों पे काम करना है, वहां कटाई करनी है, उसके बाद उनको जो है दूसरे के तेजपाल सिंह के भी खेत पे जाकर मजदूर की तरह काम करना है। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। लेकिन सविता को पता है कि इन टफ कंडीशंस में भी वो काम करने को तैयार है, क्योंकि बैंक से भी जो है लोन मिलना एक छोटे किसान को मुश्किल है। लेकिन हाँ ये है कि अगर वो बैंक से ट्राई करती या बैंक से लेती तो कहीं ज्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता जितना उन्होंने इस वक्त तेजपाल सिंह ने सविता से ले रही है। Talk to some old residents in your region and write a small report on the changes in irrigation and changes in production method during the last 30 years. अब आपको अपने कोई पुराने घर में ऐसे लोग हों जिन्होंने देखा हो कि सिंचाई में कितना फर्क आया है पिछले 30 साल में उनके प्रोडक्शन मेथड्स में, तो आप जो है उसके बारे में लिख सकते हैं। ये काम आप खुद करेंगे। सैंपल के लिए, ओवर द लास्ट 30 years इरिगेशन एंड प्रोडक्शन मेथड्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड चेंज अ लॉट। 30 साल हो गए हैं और लगभग अभी देखा जाए तो इरिगेशन में या प्रोडक्शन मेथड्स में जो खासतौर से खेती बाड़ी के उसमें यूज होते हैं उसमें बहुत बदलाव आया है। Instead of using the traditional methods for irrigation, people start to use modern day tractors to make the manual work easier. पहले जिस तरीके से लोग जो है सिंचाई करते थे, खेती बाड़ी करते थे, अब वो क्या होता है, आज के जो नए ट्रैक्टर्स आ गए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैनुअल वर्क जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर द इरीगेशन पीपल यूज टू हैव ट्यूबवेल्स इंस्टेड ऑफ कैनाल्स फॉर वाटर सप्लाई। अब लोग जो है ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं बजाय कैनाल्स का, नहर का, जो वाटर सप्लाई के लिए है। The influential transformation in irrigation system over the past 30 years can be seen from the gravity methods to pressurized micro watering और sprinklers। अब क्या हो गया है, बदलाव क्या है सिंचाई में कि जो स्प्रिंकलर्स होते हैं या बहुत जो छोटे छोटे माइक्रो वाटरिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेशर से जो चलते हैं, जो धीरे धीरे खेत में पानी आता रहता है, या स्प्रिंकलर से पूरे उसमें खेती में पानी पड़ जाता है। Pressurized water systems provide producers with excellent control over the amount of water utilized and for suitably created and distributed systems. Better regularity of irrigation than gravity system. अब ये जो प्रेशराइज्ड वाटरिंग सिस्टम्स आ गए हैं, इससे क्या होता है, पानी जितना इस्तेमाल हो रहा है उसके भी अमाउंट पर कंट्रोल आता है। ये बहुत सही तरीके से इनको बनाया गया है और बहुत इवनली इससे पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है और इससे जो है ज़्यादा अच्छे से सिंचाई हो पाती है जो पहले के ग्रेविटी सिस्टम्स थे उनके मुकाबले। Canals, furrows, and soil borders are some of the examples of gravity irrigation methods, while drip, pump, and sprinkler irrigations are examples of pressurized micro irrigation system. पहले क्या होता था, नहर बना दी जाती थी, एक पानी सी बना दी जाती थी, बॉर्डर बना दी जाती थी मिट्टी के, कि उससे जो है पूरे के पूरे पानी में खेतों में पानी चला जाए। लेकिन अब क्या है, आजकल ड्रिप आ गई है, पंप आ गया है, स्प्रिंकलर्स आ गए हैं, इससे क्या होता है पूरे खेतों में इवनली पानी पड़ जाता है। It may be said that the arrival of the diesel or electricity operated pumps have replaced the Persian wheel system of irrigation. तो हम ये कह सकते हैं पिछले 30 सालों में जब से ये डीजल या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले पंप्स आने लग गए हैं, तब से जो पर्शियन व्हील सिस्टम था इरिगेशन का उसको काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया गया। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।